फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये वाला, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है किस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और काफ़ी ज़्यादा जो बाकी इसके बाद टॉपिक्स आते हैं उनकी बेस जो है ये बेसिकली ये फोर्स है, ठीक है। और इस फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए है कि ये मैग्नेटिक फोर्स है। और इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद इसकी ये है, या हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने आ गई है कि अगर हमारे पास जो कंडक्टर है, ठीक है, सो मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही आपके सामने एक फिगर बना लेता हूँ ताकि उससे आपको रेफरेंस पता चल सके कि अगर मिसाल के तौर पर ये बी की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में मैं एल को भी रख लेता हूँ जिसमें करंट की डायरेक्शन बिल्कुल राइट साइड पे हो, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान जो है वो एंगल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और इस वक्त आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम अपने पहले डेफिनेशन में ही ये बात कंफर्म कर लेते हैं कि दोनों के दरमियान जो है ये ज़ीरो नहीं होगी। बाद में फिर हम इस पर तो डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ज़ीरो नहीं होगी तो क्या हो सकती है? ये चीज़ सिचुएशन हो सकती है कि फिर थीटा पर कुछ एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, और वो कंडीशन क्या है कि थीटा जो है दैट विल बी, कि वो क्या हो सकता है, ज़ीरो से वो बड़ा होगा, ठीक है। और 90 के बराबर वो बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए हमने लेस देन और इक्वल का साइन लगाया हुआ है। तो ये बात आगे जाकर फिर क्लियर होंगी। अच्छा, आगे जाने से पहले एक चीज़ मेंशन मैं कर दूं कि जो सीरीज़ है यहाँ पर लेक्चर सीरीज़, इसकी अपडेट्स हासिल करने के लिए और प्रॉपर इसको समझने के लिए ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो रिगार्डिंग दी लेक्चर्स ऑफ एफएससी और एमडी कैट और इंजीनियरिंग जो टेस्ट्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी एंगल की, कि एंगल जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए है। और ये जो एक दूसरी इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा ख़ास, वो क्या है कि अ मैग्नेटिक फोर्स रिजल्ट्स ऑन द वायर, ठीक है। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फोर्स जिसको हमने लॉरेंट फोर्स का नाम दिया है, इसकी बेसिकली वजह क्या बनी है, ये चीज़ पूछनी है हमने। वो वजह क्या है कि दिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ टू फील्ड्स। ये दो फील्ड्स के इंटरेक्शन से बनता है, कोई ये नहीं है कि ये कोई एक मैजिक है, ठीक है। और वो दो फील्ड्स कौन सी हैं? वो एक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, जो कि आप स्टार्ट में देखते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये एक वायर है, दिस वन, ठीक है, और इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस तरह से, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैं रिंग्स बना रहा हूँ हर जगह पर, तो ये रिंग्स जो हैं ये बेसिकली इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इसको रखा गया है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर खुद प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड। अब इस सारी कहानी को थोड़ा सा समझने के लिए हम आते हैं इधर, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि ये जो क्रॉस्ड यहाँ पर साइंस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल इस बोर्ड की तरफ है, इनटू द बोर्ड है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो है ये हमारे पास एक येलो कंडक्टर, दिस वन, ठीक है, जिसमें हमने क्या शो किया हुआ है, ये चार्जेस शो किए हुए हैं, ये वाले पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये राइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ये राइट की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मैं इनकी डायरेक्शन को दोबारा से यहाँ पर क्लियर भी कर लेता हूँ, दैट दी चार्जेस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। तीसरी चीज़ क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मिसाल के तौर पर पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर बी तक जितनी भी लेंथ है वो मैंने यहाँ पर शो कर दी है एज ए लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है।
और इसी चार्जेस के फ्लो की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ या जो मिसाल के तौर पर करंट डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये उसको सिंबलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर आई प्रेजेंट कर दिया है। बी ऑलरेडी मैंने से पहले से मेंशन कर दिया है, दैट इज इनटू द फील्ड। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सिलेंडर, ये अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या पैदा होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये राइट हैंड रूल समझना होगा। ये राइट हैंड रूल जो है, इसमें यहाँ पर क्या चीज़ है, थंब जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकेंड फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक करंट को। और यहाँ पर ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ वहाँ पर स्टार्ट में भी, कि ये जो करंट है ये कन्वेंशनल करंट है, मतलब करंट बाई पॉजिटिव चार्जेस। सो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आई की डायरेक्शन जो है ये बिल्कुल राइट की तरफ हो जाएगी, इस तरफ। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ मैग्नेटिक फोर्स को। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन दैट केस, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फोर्स बनेगी दैट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा, और इसको मैं ज़ाहिर है यहाँ पर नाम भी दे दूँ एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पर मैंने दूसरा भी इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ये आई की डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है, सो यू टेक इट एज ये वाला। ठीक है, ये राइट साइड पे आपको आई नज़र आ रहा है। ये बी जो है ये बिल्कुल ऐसे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इसको प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जैसे कि आई और एफ के दरमियान है। नो, दैट इज़ इन टू द फील्ड। ठीक है, और एफ जो है वो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर बनेगा जो इन दोनों से बनेगा। सो इसको आसानी से हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आसानी से इसको समझ सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसके, और ज़ाहिर है यहाँ पर जो कन्वेंशंस जो मैंने सिंबल्स यूज़ किए हैं, आई है कन्वेंशनल करंट के लिए, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए। अब जो कंक्लूजन हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो क्या है कि ये जो फोर्स बनी है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट कैरिंग में, जो करंट है उसके मैग्नीट्यूड पर। और जाहिर है ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ आई ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़्यादा होगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, उसका लेट्स से जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। ठीक है, तो इससे जो बी की वैल्यू है जो ये बनाएगा वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और आप देखें कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, ये वाली, ये। सो ये जो पार्टिसिपेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑलरेडी मैंने टू को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब ये है कि आई के इंक्रीज या डिक्रीज करने से मैं जो आई की वजह से पैदा होने वाला बी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, और इस वजह से वो जो इंट्रैक्शन है दोनों फील्ड्स की वो क्या होगी, ज़्यादा और कम हो सकती है। सो इस वजह से, और इंट्रैक्शन तो एफ एम है, तो एफ एम आई की वजह से ज़्यादा और कम हो सकती है। दूसरी चीज़, एफ एम जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी ज़्यादा आपके पास उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है वो कंडक्टर उतनी ही चार्जेस की इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, और उसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और अगर इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं, आई एल, और मिसाल के तौर पर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एक प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक कांस्टेंट से रिप्लेस करूं, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं बी को एज ए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो कि ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, जो मैंने पहले से ही अप्लाई की हुई है, तो मैं उसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, और मैं एल के थ्रू जो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि चूंकि आई जो है वो एक स्केलर टर्म है। ठीक है, और करंट यहाँ पर मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि इनका जो एंगल है वो काफ़ी मैटर करता है, तो उसकी वजह से मैंने क्या, अब यहाँ पर उसको प्रॉपरली हमने वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि फोर्स खुद एक वेक्टर है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी।
ठीक है। आई आपके पास क्या हो जाएगा, स्केलर। एल एक्चुअली लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें किसी भी तरफ हो सकती है, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो मैटर करती है। और अगर मैं इसको प्रॉपरली ओपन करता हूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, आई एल बी साइन थीटा एन, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एल एंड बी, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, और मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लूँ, सो आई एल बी साइन थीटा। अब आप देख लें कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ, सो साइन 0 जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं ऐसा कर लूँ कि मैग्नेटिक फोर्स को अगेन आई एल बी साइन थीटा लिख लूँ और थीटा की जगह 90 लगा दूँ, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1, ये वाली टर्म 1 आ जाएगी। एंड व्हाट आई विल गेट बी आई एल, मतलब मुझे इस मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब 90 और 0 के दरमियान जो भी वैल्यूज़ होंगी उसी के मुताबिक ये बी आई एल जो है ये क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं साइन 60 ले लेता हूँ तो साइन 60 जो है ये 0.866 के बराबर हो जाएगा, मतलब उस वक़्त एफ एम की वैल्यू 0.866 बी आई एल अपने मैक्सिमम वैल्यू का 86% हो जाएगा। और इस तरह किसी भी एंगल के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक है, ये हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है और इसका यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ ओवर आई एल। और ये क्या बनता है, ये बनता है कि 1 न्यूटन बाई 1 एम्पेयर बाई 1 मीटर। और मैं इसको डिफाइन कैसे करूँगा कि अगर 1 एम्पेयर की करंट, ठीक है, करंट ऑफ 1 एम्पेयर flows through a conductor having length equal to 1 meter, and it experiences a magnetic force of 1 Newton, then the strength of magnetic field in which it is placed will be 1 टेस्ला, ठीक है। अगर आप सिंबल यूज़ करते हैं तो कैपिटल टी, और अगर आप पूरा नाम लिखते हैं तो ये टेस्ला। सो इस तरह से ये जो यूनिट है 1 न्यूटन पर 1 एम्पेयर पर मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी, जिससे आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ में इसका जो CGS यूनिट है 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ये भी आपको पता होना चाहिए है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बेसिकली आपको कहाँ से मिली है, क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है, ये इधर से। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेंथ और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, जिससे आपको मैग्नेटिक फोर्स मिली है। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट की भी आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपके नज़र में होनी चाहिए है कि अगर, चूँकि वहाँ पर मैंने ये मेंशन किया हुआ था कि ये अगर पैरेलल होंगे एल और बी, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपके पास 0 होगी। ये इस तरह भी हो सकता है कि आपको आई की वैल्यू मिसाल के तौर पर 1 एम्पेयर दे दी जाती है, ठीक है। साथ में एल का जो डायमेंशन है या एल यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल तो आपको उसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ से इसकी वैल्यू हटा देता हूँ और लेट्स से मैं 2 मीटर इसकी लेंथ ले लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ जाती है लेट्स से 2 टेस्ला। तो अभी हमें एंगल की वैल्यू मालूम करनी होती है कि एंगल यहाँ पर कितना है। अगर एंगल मिसाल के तौर पर दिया हुआ है लेट्स से 30 डिग्री, सो जो मैग्नेटिक फोर्स मुझे मिलेगी दैट विल बी बी आई एल साइन 30। साइन 30 चूँकि हाफ के बराबर है, सो ये बन जाएगा, बी की वैल्यू है 2
आई की वैल्यू है 1, एल की वैल्यू है 2, और ये 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि अगर ये थीटा के बजाय 90 का एंगल होता तो आपको जो फोर्स की वैल्यू मिलती वो 4 न्यूटन मिलती। नॉर्मल केस में जब आपके पास एंगल 30 डिग्री होता है तो उस वक़्त फोर्स जो है अपने मैक्सिमम का क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, मतलब 50%। तो ये अक्सर MCQs में भी यह बात आ जाती है कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसे सेटअप में 50% हो जाती है, तो उस वक़्त एंगल कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर लेंथ के दरमियान, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 30 डिग्री बनेगा। सो आई होप सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो आपके सामने मैंने रखा है समझने के लिए, ये इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ जाएंगे। अगेन इसके रिलेटेड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपके जहन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं उस पर। वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ और अपने सोशल सर्कल में उसको शेयर भी करें। थैंक यू।